भारत के संसद में एक विधेयक पास होता है। प्रत्येक गांव में, भारत में स्थित हर एक राज्य के हर एक गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए। अब ये बिल पास होगा संसद के दोनों सदन में, और दोनों सदन में पास होने के बाद हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने जब उस पर साइन कर दिया तो जो बिल या विधेयक था वो अधिनियम में पास हो जाएगा। अब ये अधिनियम किस तरीके से लागू होगा, यानी इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी होगी? भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत के स्वास्थ्य सचिव, इनके पूरे ऑफिशियल अधिकारों के तहत वो अधिनियम हर एक राज्य में जाएगा, और हर एक राज्य से संबंधित स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला, उसके नीचे में डॉक्टर्स, डॉक्टर के नीचे में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्कूल के अधिकारी कर्मचारी, इन सब के माध्यम से पूरे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करके उस गांव के लोगों को, आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देना इस अधिनियम का काम होगा। तो ये अधिनियम कैसे पास हुआ, किस तरीके से लागू हुआ, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है, क्या होती है। उसके बाद इस पूरी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उस पर गहन विचार विमर्श करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। मौलिक रूप से 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और बढ़ाई गई, यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियों में से 5वें भाग में संघीय विधायिका यानी भारतीय संसद को रखा गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच में। इसे हम आर्टिकल वाइज अगर समझने का प्रयास करें तो 3 हिस्सों में बटेगा: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 के बीच में है, विधायिका अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 के बीच में है, न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर के 148 के बीच में है। अर्धन्यायिक निकाय की तरह अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में कैग काम करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी खातों की जांच करना। जितने भी सरकार से जुड़े हुए नीति निर्माण के अंतर्गत खर्च होंगे, उन केवल नीति निर्माण से संबंधित खर्च नहीं, बल्कि सरकार को मिलने वाले जितने भी पैसे आएंगे जाएंगे, उन सब के बहुत अलग टॉपिक है, इसे हम जरूर इसमें कंटिन्यू करेंगे बाद में, वो अलग चीज़ है। तो खातों की जांच करने का काम किसका होता है? कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में स्थित है। ठीक है, वो भी भारतीय संविधान के 5वें भाग का हिस्सा है, लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के डायरेक्ट हिस्से में नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ 147 तक इसको रखे हैं। 147 तक इसे क्या किया गया है? रखा गया है। कार्यपालिका से शुरू करते हैं। कार्यपालिका का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है कार्यपालिका का? तो कार्यपालिका मतलब एक्सिक्यूट करना, क्रियान्वित करना, लागू करना। क्रियान्वित करने वाली संस्था जो है एक्सिक्यूटिव बॉडी होती है। किसे एक्सिक्यूट करना? नीति को एक्सिक्यूट करना। नीति निर्माण करने वाली संस्था कार्यपालिका है। नीति केवल निर्माण नहीं करना, बल्कि नीतियों को लागू करना। सुरक्षा नीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति, रोजगार की नीति। नीति को लागू करने के साथ साथ नीति बनाने का काम भी है, भारत का बजट पास करने का काम है, बहुत सारे काम हैं। उसके बाद केवल नीति लागू ही करना नहीं, बल्कि विधायिका के अनुसार जो कानूनों को लागू भी करना, जो कानून बने हैं उसे इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैंने आपको समझाया है। केवल लागू ही नहीं करना, बल्कि प्रशासन भी करना। प्रशासन कैसे करना? उसके अंदर में राज्यों में इनके अधिकारी कर्मचारी होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, आईएफएस होंगे, इनकी मदद की सहायता से प्रशासन करना, और बहुत सारे विभागों के माध्यम से प्रशासन करना। उदाहरण ले लीजिए, हजारों उदाहरण पड़े हैं, है ना। किसी देश में अगर किसी प्रदेश में अगर वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो अनुच्छेद 356 लगा दिया गया। उस अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रीय शासन को लागू कराना, वो भी एक काम है। ठीक है, जैसे मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय बताया,
खाद्य मंत्रालय बताया, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनके हिसाब से नियम कायदे कानून को एक्सक्यूट करने का काम जो होगा वो होगा कार्यपालिका का। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएगा? राष्ट्रपति, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का तात्पर्य है प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ठीक है। ये तीन जो पार्ट हैं ये मुख्य आधार स्तंभ है किसके? कार्यपालिका के। मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद ही सर्वे सर्वा है, इसे आप समझेंगे आगे की कहानी को हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो कानूनों को लागू करना, नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका का काम है। विधायिका का तात्पर्य है विधान से बना हुआ है। विधान का मतलब होता है कानून, कानून निर्माण करने वाली संस्था, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम इसमें राष्ट्रपति को शामिल कर लें तो संसद का निर्माण हो जाता है। तो जो अनुच्छेद 79 में आप पढ़ेंगे, संसद का गठन किससे होगा? विधायिका प्लस राष्ट्रपति मिल करके ही संसद का निर्माण करते हैं, संसद का गठन करते हैं। न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 के बीच में है। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायालय, उसके अधीनस्थ और अन्य न्यायालय। तो सभी पर कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? संविधान की संरक्षा करना सबसे बड़ा काम है, कानून की व्याख्या करना, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कोई भी नया कानून पास होता है तो उसके अगेंस्ट में एक केस लग जाता है। आरक्षण को लेकर कोई एक कानून आया तो कोई व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति या कोई जनहित याचिका के माध्यम से उस कानून को चैलेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है कि जो कानून बनाया गया है सही है कि नहीं है। तो कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, ठीक है। कई सारे मामलों में न्याय करना, दंडित करने का प्रावधान है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, स्टेशन, अधिकार परीक्षा, ठीक है, और परमादेश, है ना। तो ये डिटेल से हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये खाका है जो संघीय विधायिका या अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच की स्थिति को बताता है। और इस खाके का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम कहेंगे भारत का राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका का सबसे प्रधान, है ना, कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका शब्द से ही पता चल जा रहा है राष्ट्र का पति, और जहां भी आप समझते हैं पति शब्द आ गया वो नाकारा हो जाता है। तो भारतीय संविधान ने, ठीक है, राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए हैं। सबसे प्रमुख भीमराव अंबेडकर के शब्दों में भी ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का तो प्रमुख होगा लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं होगा। राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के जैसी, ब्रिटेन में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न है कि संवैधानिक प्रमुख तो होगा लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं होगा। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? वास्तविक प्रमुख होगा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री वाली जो मंत्रिपरिषद होगी वही वास्तविक प्रमुख होगी। यानी कहने का मतलब है कि नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति को क्या बनाया जाता है? कार्यपालिका का प्रमुख बनाया जाता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद वाली कार्यपालिका में ही, मंत्रिपरिषद में ही क्या होगी? निहित होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 के बीच में भारत के राष्ट्रपति को रखा गया है। और अनुच्छेद 52 इस बात की व्याख्या करता है, क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का
निर्वाचन, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें, अनुच्छेद 60 शपथ और अनुच्छेद 61 जो है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इसकी डिटेल व्याख्या हम लोग करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके उनको उनके पद से हम बर्खास्त कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया है ना। तो ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जो पहला और दूसरा आर्टिकल है वो तो सामान्य है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हम भारतीय संविधान अंग्रेजी में बना है, उसका हम हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं ना, इसलिए वहां पर आप देखेंगे शल का यूज किया जाता है या शायद विल, दोनों में से कोई एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसका अर्थ निश्चितता होता है, होना ही चाहिए। यानी हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो पद है उसे रिक्त रख दिया जाए। यानी भारत का एक राष्ट्रपति क्या होगा, होगा ही होगा। उसके बाद सेकंड नंबर है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के हाथों निहित होगी। राष्ट्रपति के हाथों निहित होगी मतलब कार्यपालिका का ये प्रधान होगा। कार्यपालिका का प्रधान होगा, इसका मतलब है सारे राष्ट्र के कार्यपालिका से संबंधित कोई भी काम अगर किए जाएंगे तो वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। कोई विदेश नीति बनती है तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार होगा, है ना। आप जैसे कोई एक वैकेंसी निकल रही रेलवे या भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो आप वहाँ लिखा देखें पेपर में राष्ट्रपति के आदेशानुसार। तो सारे काम जो हैं क्या होंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होगा, उसी के नाम से सारे काम होंगे। कार्यपालिका के प्रमुख होगा और साथ ही इस आर्टिकल में लिखा भी गया है कि तीनों सेनाओं का प्रधान भी होगा। यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं की कमान जो है किसके हाथों होगी, भारत के राष्ट्रपति के हाथों होगी। अनुच्छेद 52 इस बात की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 53 इस बात की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 54 बहुत बृहद है। अनुच्छेद 54 ही 1 घंटे की क्लास है। हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। भले यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था ऐसी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण के बारे में व्यवस्था की गई है, व्याख्या की गई है। निर्वाचक गण, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस तरीके से होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति से गुप्त मतदान से होगा। यह अनुच्छेद 55 में होगा, निर्वाचन की रीति के अंतर्गत होगा। पहले हम अनुच्छेद 54 में सिर्फ इस बात की व्याख्या करेंगे कि निर्वाचक गण कौन होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा कौन लेगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 अलग अलग प्रकार के लोगों की हिस्सेदारी होगी। पहला होगा लोक सभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के
निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से समझिए इस चीज को, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यसभा के क्या होगा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। यानी निर्वाचक गण कौन होंगे, इसकी अगर हम व्याख्या करें तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे, हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ध्यान से हमको समझना है, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की जब बात की जाएगी, है ना, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे है वो लोकसभा वाला, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, है ना। उसमें मैंने पूरा लोकसभा की पूरी परिस्थितियों को बताया है कि किस तरीके से कैसे होगा, क्योंकि हमको निर्वाचन में सिर्फ आरंभिक तौर पर चीज़ों को समझना है, इसलिए हम सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान में आपको पता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 552, लेकिन वर्तमान व्यवस्था ऐसी है जिसमें 545 ही सीटें होंगी, और ये जो 545 सीटें होंगी उसमें जो 7 सीट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है अलग से, है ना, कितना सीट राज्यों को है, कितना सीट केंद्र प्रदेशों के लिए है, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो 7 सीट हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व हैं, इसीलिए निर्वाचन कितने पे होगा, 545 पे निर्वाचन होगा। इस 545 सीटों में से ये समझ लीजिए आप इस चीज को कि इस 545 सीटों में से 543 सीट है, ये जो 543 सीट है, इस 543 सीट पर ही इलेक्शन होगा। ये लोकसभा सदस्य होंगे जिनको आम जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगी, चुनेगी और लोकसभा में भेजेगी। ये 543 सीटें होंगी, है ना। उसके बाद ये जो 2 सीट होंगे ना, मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा, शॉर्ट में चर्चा करूंगा, इन्हें हम कहेंगे आंग्ल भारतीय, है ना। तो आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 552 सीटें हैं टोटल, अधिकतम हो सकती है 552 सीटें। उस 552 सीटों में से जो टोटल 552 सीटें हैं, उन 552 सीटों में से कितनी सीट, 545 सीट, है ना। 552 सीटों में से 545 सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व, 7 सीट पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिजर्व है, और 545 जो सीटें हैं ये 545 सीटों पर ही क्या होगा, इलेक्शन होगा, जिसमें से ये 545 भरे जाएंगे, इलेक्शन नहीं होगा, भरे जाएंगे, लेकिन 543 सीट निर्वाचित होंगे, आम जनता के द्वारा चुने जाएंगे लोग। लेकिन जो 2 सीट है ये क्या होगा, आंग्ल भारतीयों के लिए क्या था, मनोनीत था। देखिए ये हट गया, थोड़ा सा मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए क्लास को मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे इसके बारे में, आंग्ल भारतीयों में फिर कभी डिटेल से जरूर समझेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया, 1492 में कोलंबस भारत को खोजते खोजते अमेरिका चला गया, यूरोप से निकल करके वो उल्टे दिशा में भारत को खोजते हुए वहाँ चला गया। भारत को क्यों खोजा जा रहा था, भारत को खोजा जा रहा था मसालों के लिए, खास करके जो केरल के मसाले थे। भारत के भौगोलिक परिस्थिति को अगर आप आकलित करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत 3 ओर से विशाल समुद्रों से घिरा हुआ है, एक तरफ महान हिमालय है और एक तरफ है हमारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका, और उसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आप आगे जाएंगे ईरान इराक अरब देश हैं। भारत के साथ अरबों का व्यापार प्राचीन काल से चला आ रहा था, और अरबों ने कहीं ना कहीं प्राचीन 1498 की हम बात करें, 92 की बात करें, उस कालखंड की बात करें, 15वीं सदी की बात करें, तो उस कालखंड में अरबों ने दक्षिण का हिस्सा है,
खास करके केरल कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, उन हिस्सों में अपने व्यापार को उन्होंने कब्जे के तौर पर बना लिया था। वो यहाँ पर अंदर तक घुस आए थे। यहाँ से क्या करते थे, माल खरीदते थे और बिचौली का काम करते थे, यूरोप में अधिक महंगे दामों पर बेच देते थे। अब यूरोप के लोगों को जब पता चला कि भारत में मसाले और अन्य चीज़ें मिल रही हैं, तो उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से जब इधर आना शुरू किया तो उनको मार दिया जाता था अरबों द्वारा, रास्ते में अवरोध प्रकट किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में 1498 में अपने पुर्तगाल के राजकुमार से एक पत्र लेकर के वास्को डी गामा अपने बहुत सारे यात्रियों के साथ कई जहाज़ों में यात्रा करता है। और अगर नक्शे को देखेंगे तो पूरा घूम करके पूरे यूरोप से चल करके वो अफ्रीका महाद्वीप, उस समय स्वेज नहर नहीं बना था, स्वेज नहर बना तो रास्ता बहुत आसान हो गया, वो बात की बात है। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करके कई दिन और कई रातों और कई लोगों की मृत्यु के बाद वो केरल के तट पर पहुंचता है। वहाँ का शासक था जमुरिन। जमुरिन स्वागत करता है उसका, और जमुरिन जब स्वागत करता है तो जमुरिन के स्वागत के बाद यहाँ से वो सामान बहुत सारे अपने जहाज़ों में लादता है। अरबों ने विरोध किया लेकिन जमुरिन उनकी नहीं सुनता है, और उसके बाद सारे माल को, जिसमें अलग अलग प्रकार के कपड़े, मसाले सर्वाधिक थे, क्योंकि यूरोप एक ठंड प्रदेश है और वहाँ मसाले मांस को अधिक लंबे समय तक संरक्षित रखने, स्वादिष्ट बनाने के लिए भारतीय मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। जब वो यहाँ से गया, यूरोप के बाजारों में 60 गुना अधिक दामों पर बेचा। यानी अगर उसे 2 लाख का माल, उस कालखंड के हिसाब से हम समझेंगे 2 लाख रुपए का माल उसने नपाया होगा तो 1 करोड़ 20 रुपया में बिका होगा, और वो फायदा था। 60 गुना लाभ पे माल बेचा गया। पूरे यूरोप में भारत की धूम मच गई, और जब धूम मची तो लोग जानने लगे, खोजने लगे कि भारत कहाँ है। उसके बाद यूरोपियन लोगों का आना यहाँ आम हो गया। यूरोपीय लोग आते, बहुत लंबी यात्राएं करके आते, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आते। अब उन्होंने देखा कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है, आपस में सब लड़ रहे हैं, सोने की चिड़िया को लूटने की ठानी उन्होंने, और वहाँ पर फिर वो यहाँ जमना शुरू किए। तो जब वो यहाँ जमना शुरू किए तो जाहिर सी बात है 2 ही महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके लिए, एक था मनोरंजन और एक था अपने धर्म का प्रचार। और इसके लिए यहाँ की महिलाओं से शादी करना बहुत आसान था। उन्होंने यहाँ की महिलाओं से शादी किया। उनके जो बच्चे हुए, अगर बच्चा बाप पे गया तो रसगुल्ला, मतलब 2 प्रकार के बच्चे हुए, रसगुल्ला और गुलाब जामुन। बाप पे गया तो रसगुल्ला और माँ पे गया तो गुलाब जामुन। ये जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन थे, उन्हीं रसगुल्ले और गुलाब जामुन को आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ, 4.5 लाख की संख्या में यूरोपी थे, यहाँ से पलायन कर गए, 2 लाख के आसपास बच गए। उन्होंने कहा करोड़ों भारतीयों की संख्या के बीच में 2 लाख लोगों को कौन राजनीति में वोट दे करके हमको आएगा, इसलिए हमारे लिए भी राजनीति में कुछ अधिकार होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक व्यवस्था बनाई कि अगर लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय चुन करके नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। वही व्यवस्था विधानसभा में रखी गई। अगर विधानसभा में भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से एक व्यक्ति को नामजद कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ये व्यवस्था चली, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद 104वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया, और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है अब ये व्यवस्था जीवित नहीं है। यानी आंग्ल भारतीयों को चुनने का अधिकार सरकार को नहीं है। अब ये सीट खाली जाएगी, यानी इतने सीट 543 सीटों पर ही सरकार बनेगी, है ना। तो ये जो 543 सीटें होंगी, यही लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है ना। तो इतनी लंबी जो कहानी मैंने बताई है उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, समझिए। भारत के संवैधानिक इतिहास को समझेंगे, महसूस करेंगे, उतना अधिक आप संविधान से आपको मोहब्बत होगा, और जितना अधिक संविधान से मोहब्बत होगा उतना अधिक आप इसमें मार्क्स पा पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम समझेंगे राज्यसभा।
राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 250, लेकिन वर्तमान में अभी अधिकतम 245 सीटों पर ही क्या होगा? मनोनयन होगा। सॉरी, 245 सीट ही वर्तमान में भरे जाएंगे। इसमें से 233 सीट जो होंगे, है ना, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ, ये जो 243 सीट है उस 543 सीटों में से, है ना, ठीक है, 530 सीट राज्यों से भरे जाएंगे और जो बाकी बचेंगे 13 सीट वो भरे जाएंगे कहाँ से? यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से भरे जाएंगे, है ना, 13 सीट। अब इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि जो 13 सीट भरे जाएंगे मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से, तो केंद्र शासित प्रदेशों में से दो ही, ये है आपका 1991 में एक संशोधन हुआ है, संशोधन मैं भूल रहा हूँ, उस 1991 के बाद व्यवस्था बनाई गई है ना, यूटी से भी क्या होंगे? लोकसभा सांसद चुने जाएंगे, है ना, ठीक है। तो दिल्ली, दिल्ली, पुदुचेरी, आपको पता है यहाँ विधानसभा है, दिल्ली, दिल्ली, पुदुचेरी, ये जो दो जगह हैं, उस दो जगह से फिलहाल 13 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर पर, लद्दाख पे तो होगा नहीं, जम्मू कश्मीर विधानसभा होगा तो बाद में वहां से भी लोग आएंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखिए राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है, तो 250 में 245 सीट, ध्यान से समझिएगा, 245 सीटों पर क्या होगा? 245 सीट भरे जाएंगे, जिसमें 233 सीट इलेक्टेड होंगे, इलेक्शन से भरे जाएंगे, और जो 12 सीट होंगे वो नामजद होंगे, है ना, नॉमिनेट होंगे। ये लोग जो नॉमिनेट होंगे ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो 233 सीट आप देख रहे हो, ये 229 सीट जो है राज्यों से होंगे और 4 सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, है ना। तो राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543, यानी एक प्रकार से जोड़ेंगे आप, 3 3 6 4 3 7 5 2 7, 776 जो सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? सांसद कहेंगे, है ना, ठीक है, इन्हें सांसद कहा जाएगा। यही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। आप देख लीजिए, जो 12 सीट की बात हो रही है लोकसभा में, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से ख्याति लब्ध 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नामजद करेंगे। क्योंकि सरकार क्या कर रही है, उनको राज्यसभा में भेज रही है, यानी सरकार के व्यक्ति हुए, ठीक है, सरकार के व्यक्ति, आम लोग ही एक प्रकार से राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। राष्ट्रपति का काम सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं है, उनको अधिक शक्तियां, अधिकार नहीं दिए गए हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उनको चुन रहे हैं। और इधर वाले हिस्से में आप जाएंगे तो राज्य जो सरकार है, क्या बोल रहा हूँ मैं, केंद्रीय जो सरकार है, वो केंद्र सरकार क्या कर रही है? चुन रही है। तो सरकार के चुने गए सांसदों को पृथक कर दिया जाता है, निर्वाचन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार का ही पक्ष लेंगे वो, है ना, ठीक है, उनकी इच्छा नहीं होगी। तो इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 229 और 4 यानी 233 लोग राज्यसभा के सांसद लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। अब यही चीज 4120 विधायक हैं पूरे देश में, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों को, है ना, विधान परिषद के सदस्यों को कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, ऊपरी सदन है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, विधानसभा विधान परिषद होता है। इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा, जुम्बी कात। किन किन राज्यों में जुम्बी कात? किन राज्यों में? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में क्या है? विधानसभा के साथ साथ क्या है? विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधानसभा यानी विधायक, विधायक ही शामिल होते हैं। कहां पर? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 4120 विधायक हैं। नॉमिनेट वाला प्रोसीजर हट चुका है, इसलिए आंग्ल भारतीय का कंडीशन यहाँ से भी समाप्त हो चुका है। आंग्ल भारतीय के बारे में जब मैं एक शब्द बता रहा था, तो वहाँ इस चीज को भी हमको समझना पड़ेगा।
ने फ्लो में बोल दिया था। आंग्ल भारतीय का तात्पर्य 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आंग्ल भारतीय वो होंगे जिनके पितामह भारत यूरोपियन होंगे और माता भारतीय होंगे। पहले पिता या माता में से कोई भी आंग्ल व्यक्ति होता था, आंग्ल भारतीय हो जाता था, नहीं, लेकिन अब नहीं, पितामह, पिता, दादा, परदादा का कोई भी एक व्यक्ति जो मूल है वो यूरोपियन होना चाहिए, माता भारतीय होनी चाहिए, उसे हम आंग्ल भारतीय कहेंगे। क्योंकि वो प्रावधान है नहीं हमारे पास, तो जितने भी विधायक होंगे राज्यों के और केंद्र प्रदेशों के, अब केंद्र प्रदेश मतलब दिल्ली और पुदुचेरी, यहीं पर ये भाग है ना। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो निर्वाचन व्यवस्था होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब हम बात करेंगे तो इतने लोग क्या होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। चलिए ठीक है, तो जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 54 के बाद हम बढ़ेंगे अनुच्छेद 55, निर्वाचन की रीति कैसे होगी उसकी चर्चा अगले क्लास में की जाएगी।